हेलो गाइस, आशा करता हूं जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होंगे तुम्हारी टर्म 2 की प्रिपरेशन 12th क्लास की अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन फिर भी कोई अड़चन है तो मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स में सारी समस्याओं का समाधान। तो दोस्तों, मैं आपके लिए मास्टर प्लान लेकर आया हूं। इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व होती हुई दिख जाएंगी। आपको यह पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपने इन कुछ दिनों के अंदर, आपके एग्जाम डेज चल रहे हैं, तो कैसे अपनी इकोनॉमिक्स पे 100% कमांड लानी है, यानी फुल मार्क्स कैसे लाने मैं आपको बताऊंगा। तो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटी छोटी चीजें 1-2 मिनट दोबारा बताऊंगा सिलेबस क्या है, 1-2 मिनट के लिए बताऊंगा डिलीट क्या हो गया है, फिर बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और स्टडी प्लान क्या होना चाहिए एंड हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स। हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स जब आपको बताऊंगा तो ये बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय आपने किन बातों का ध्यान रखना है। इसको ही बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। जो ये लिखा है पूरी उम्मीद है ये तुम्हें पहले से पता होंगी, लेकिन एक मिनट इन पर देने से कुछ जाएगा नहीं। लास्ट के टाइम में शायद कुछ चीज दोबारा क्लैरिफाई हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले 12वीं क्लास का इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है टर्म 2 का, वो आपको बताइए सब्जेक्टिव पेपर है और 40 नंबर की तुम्हारे पास पूरा पेपर आएगा। उसमें से मैक्रो इकोनॉमिक्स 22 नंबर की होने वाली है, नेशनल इनकम 10 की, और एडीएएस वाला चैप्टर 12 नंबर का। इसमें इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप भी है। फिर देख लो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक आपके पास 18 नंबर की आएगी। उसमें से ये 3 चैप्टर, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट, ये तीनों मिला के 12 नंबर के आएंगे। क्लियर? यहां पर यह करना चाहता हूं, जिनको लगता है कि इन तीनों चैप्टर की वेटेज अलग अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों मिला के 12 नंबर के हैं, यानी किसी चैप्टर के बारे में नहीं पता कि कौन सा कितने नंबर का आएगा। तीनों मिला के 12 नंबर के आएंगे बस। और लास्ट में जो इंडिया चाइना पाकिस्तान वाली कंपैरिजन है, यूनिट 3 बोलते हैं, अकेला चैप्टर 6 नंबर का है। ये सब कुछ टर्म 2 वालों के लिए है, यानी जो अब 50% एग्जाम देंगे। टर्म 1 में 50% पेपर दे लिया था, कुल मिला के 40 नंबर का पेपर होगा। तो स्कूल के अंदर प्रोजेक्ट वर्क हुआ होगा, वो 10 नंबर का होगा, तो उसके बिहाफ पे आपके यहाँ 50 नंबर बनेंगे। उस चीज को छोड़ दो, कोई बात नहीं। मेन चीज, अब डिलेटेड टॉपिक आपको बता दूं, इन सब में से जो भी कोर्स है आपका, इसमें से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में से एक टॉपिक डिलीट है, और उस टॉपिक का नाम है एनर्जी। आप अपनी बुक्स पढ़ रहे होंगे तो एनर्जी में पावर सेक्टर भी आता है। तो पावर सेक्टर अगर तुम्हें लगता हो कि तुमने कर लिया होगा तो वो चीज तुम्हारे पेपर के लिए नहीं है। तो डिलेटेड जानना बेइंतहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब शुरुआत करेंगे दोस्तों, एक यूनिट के मेन मुद्दों पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। तो नेशनल इनकम सबसे पहले आ रहा है, तो नेशनल इनकम की भारी भरकम वाली बात है, इसको ही कर ली जाए। तो नेशनल इनकम से दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से वो बता देता हूं, यानी ये आप किसी भी हालत तक छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 100% मार्क्स कैसे आते हैं वो स्किल्स भी आपको बताऊंगा। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन आपसे मिस हो सकती है। अभी टर्म 2 की प्रिपरेशन के बाद आपको आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, तो चैनल आपके लिए वैसे ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम के बारे में आपको भूलना नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला आ रहा है, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म के बीच में रिलेशनशिप बताया है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे। पहले से ही आपको क्रैश कोर्स की फॉर्म में सारी वीडियोस में सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। फिर स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स, यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, और यहां से आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे देता है। फिर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलता है कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है, और उसमें नंबर पूरे तब मिलेंगे जब आप रीजन भी बताओगे कि अगर ये स्टॉक है तो क्यों है, अगर ये फ्लो है तो क्यों है। वीडियो बना रखी है। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर के बीच में अंतर आ सकता है, और उसी के साथ वैल्यू एडेड मेथड में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके तरीके भी है। फिर जीडीपी की लिमिटेशन है दोस्तों, यहीं पर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताया है, और ये बताया है कि रियल जीडीपी ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। लेकिन ऐसा क्यों है उसके लिए पूरी वीडियो बनाई हुई है, जीडीपी एंड वेलफेयर करके। एक वीडियो के अंदर न्यूमेरिकल्स भी सिखा दी है। फिर प्रिकॉशंस ध्यान रखनी है तीनों मेथड से। नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और आउटपुट। तीनों मेथड से ऐसी किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। वो सावधानियां प्रिकॉशंस कहलाती है। इस प्रिकॉशंस को पूछा जाने का एक दूसरा तरीका भी है, आपसे वो एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है बताओ ये नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा। तो वो सब यहां पर है। ठीक है, फिर सबको पता है कि नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल आना ही आना है, और इस बार सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है टर्म 2 का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकम मेथड से एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है और एक न्यूमेरिकल पूछा है जीडीपी से।
तो आ तो किसी भी मेथड से सकता है, आपको सभी मेथड्स के बारे में आगाह रहना है। ठीक है जी, ये नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। अब आ जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो दूसरी यूनिट आ रही है। हालांकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो यूनिट 3 है, लेकिन आपके कोर्स में ये दूसरी यूनिट है जो आ रही है टर्म 2 में। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसका नाम है। यहां से जो चीजें आपको करनी है वो पढ़वा रहा हूं एक बारी। सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एडी के 4 कंपोनेंट होते हैं, प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा और नेट एक्सपोर्ट। इन चारों के बारे में डिटेल आपको पता होनी चाहिए। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व एंड सेविंग कर्व, या डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व विद कंजम्पशन कर्व या थ्रू कंजम्पशन कर्व, एक दूसरे के थ्रू इन दोनों कर्व की डेरिवेशन होती है। इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखी है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की 5 वीडियो बनाई है। तो तीसरे नंबर की वीडियो सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर है, छोटी सी वीडियो है, ठीक है, वहां से हो जाएगा। और दूसरे नंबर की वीडियो के अंदर एडीएएस और एसआई अप्रोच कवर कर रखे हैं। यहां से इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम के बारे में हम जानते हैं। ये इक्विलिब्रियम शॉर्ट में लिखा है मैंने। फिर दोस्तों इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप को डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन, इसका इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, इसका डायग्राम, और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। मेजर्स टू करेक्ट भी करने हैं यहां पर, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं। और इस चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, साथ में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और ये नीचे जो लिखा है इक्विलिब्रियम इनकम के न्यूमेरिकल है, इक्विलिब्रियम इनकम वाले, जिसमें आपको y इज इक्वल टू सी प्लस आई लगाना होता है फॉर्मूला इक्विलिब्रियम इनकम वालों में, और मल्टीप्लायर के हैं। इन सब के लिए प्रॉपर अच्छे से वीडियो बना रखी है, एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर कर रखा है। तो बारी आती है इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में 3 चैप्टर आ रहे हैं और यूनिट 2 से 3 चैप्टर आ रहे हैं, और जो चौथा चैप्टर है वो इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला है, वो यूनिट 3 है। तो यूनिट 2 जो इंडियन इकोनॉमी में है उसके 3 चैप्टर में सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने हैं दोस्तों, एक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें बहुत सारी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, आपको वो सारी नहीं करनी है, सिर्फ 3 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करनी है जो आपके कोर्स में है, ठीक है। उसमें से सीजनल है, डिस्गाइज्ड है और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, तीनों यही करनी है, इसमें से आएगा। फिर गवर्नमेंट मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें बेसिकली लोग समझते हैं कि सिर्फ योजना लिखनी है सरकार ने जो जो बनाई है, नहीं, गवर्नमेंट मेजर आएगा तो उसकी 2 कैटेगरी है। सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए एक डायरेक्ट मेजर लिए हैं, यानी अपनी कंपनीज में खुद नौकरी दे रहा है, और दूसरा इनडायरेक्ट मेजर है। इनडायरेक्ट मेजर में मार्केट में लोगों से सामान खरीदना, और ये योजना आती है, तो इसको प्लीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है। फॉर्मल वो जहां पर कम से कम 10 लोग काम करते हैं, इनफॉर्मल वो जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं। जो इनफॉर्मल में लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का फायदा नहीं मिलता, लेबर लॉज का फायदा नहीं मिलता, ठीक है, वैसे ही कुछ बता रहा हूं। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, दोनों में से एक आएगा पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में यहां पर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का क्वेश्चन है। टेबल पहले से बनी बनाई आ रखी है, ठीक है। एक जॉबलेस ग्रोथ, यानी जीडीपी तो बढ़ रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन नौकरियां उतनी नहीं बढ़ रही हैं, वो जॉबलेस ग्रोथ होता है। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 आपको टॉपिक करने हैं, इसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स है सारे, जो मेन बड़ा टॉपिक है वो 2 और 3 ये बड़े टॉपिक हैं, बाकी सब शॉर्ट टॉपिक्स हैं, आपका काम हो जाएगा। अगले चैप्टर पे आते हैं दोस्तों, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें से बहुत कुछ डिलीट भी हुआ है, और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज होती है जो फोटो के फॉर्म में आपको बताइए। यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके बीच में डिफरेंस, और ये दूसरे के साथ कैसे संबंधित है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, तो वो कैसे हैं वो बताना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस बतानी है। तो कोई भी यहां पर 3 पॉइंट आप याद कर लो इस सेशन के लिए, 3 से ऊपर आपसे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछेगा। हमारे देश के हेल्थ सेक्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई भी 3 प्रॉब्लम आप याद कर लो, जैसे कि रूरल अर्बन डिवाइड है, इनइक्वालिटी है, शहरों में ज्यादा हॉस्पिटल है और जनसंख्या ज्यादा गांव में रहती है, ठीक है। 67% लोग इंडिया के, आपको पता हो तो, गांव में रहते हैं, ठीक है, मतलब रूरल एरिया 67% है, लेकिन हॉस्पिटल 70% शहरों में है। तो ये इनइक्वालिटी, जबकि हॉस्पिटल ज्यादा वहां होने चाहिए थे, इसलिए गांव से लोग इलाज कराने के लिए शहर में आते हैं। अगला चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनिट 2 का जो तीसरे नंबर का चैप्टर है। यहां पर आपको करना है एसिमिलेशन कैपेसिटी और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, ठीक है। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी और एसिमिलेशन कैपेसिटी सेम बात है। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा वर्ड और लिखना चाहूंगा दोस्तों यहां पर, ठीक है। यहां पर कैरिंग कैपेसिटी नहीं भूलना, ये चीज और बतानी थी।
कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। यहाँ पर एंड लिखो, एंड नहीं और लिखना चाहिए यहाँ पर, ये दोनों सेम बात है, एसिमिलेशन और एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। एक इन्वायरमेंट का अंदर कैपेसिटी है कि वो हमारे वेस्ट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है, तो जितना अब्जॉर्ब कर सकता है उस कैपेसिटी को अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बोलते हैं। बाकी इन्वायरमेंट के चैप्टर में डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल क्राइसिस रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही है, ज्यादा हवा नहीं करनी इतना ज्यादा याद करके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इन्वायरमेंट। यहां पर यार एक डाइकोटॉमी वाला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा नहीं। डाइकोटॉमी का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। एक तो पॉवर्टी की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरा एफ्लुएंस की वजह से। पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है, गरीबी है तो लोग पैसे नहीं है खाने पीने को, तो वो पेड़ों को काटते हैं और फ्यूल की तरह यूज करते हैं चूल्हे वगैरह में। और दूसरा ये एनक्रोचमेंट, यानी अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी जहां पर खेत होते हैं या जंगल होते हैं वहां पर रहने की जगह बना रहे हैं, तो वहां पर भी पेड़ खत्म हो रहे हैं। तो पॉवर्टी की वजह से पेड़ खत्म हो रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो पेड़ तो कार्बन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं, तो कार्बन अब हवा में फैल रहा है पोल्यूशन के रूप में, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। दूसरा एफ्लुएंस का मतलब खुशियां होता है, वेलफेयर होता है। इन खुशियों को तब माना जाता है कि आ रही है हमारे देश के अंदर जब देश की तरक्की होती है। तो जीडीपी के बढ़ने से देश की तरक्की होती है। जीडीपी तब बढ़ता है जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने से पोल्यूशन भी हो रहा है। तो हम अपनी खुशियों के चक्कर में, एफ्लुएंस के चक्कर में कंट्री में पोल्यूशन भी फैला रहे हैं, एनवायरमेंट को भी बर्बाद कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इस चैप्टर में से ये चार चीजें बेसिकली जो ग्रुपिंग करी थी, आप बोलोगे सेकंड में तो सब बहुत सारे टॉपिक आ गए, तो सेकंड वाला लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब में से, ठीक है। आ जाओ जी अब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वाले चैप्टर पे। तो ये तीनों देशों के झंडे हैं अपने, ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया, ठीक है, ये चाइना है, और ये पाकि चोरों का झंडा है पाकिस्तान वालों का, ठीक है। इसलिए इन दोनों के थोड़े थोड़े छुपा दिए, दोनों बेकार कंट्री है, इंडिया सबसे अच्छी कंट्री है, तो यहाँ पर है। ये बता भी रखा है लिबर्टी इंडिकेटर्स में कि इंडिया कैसे अच्छी कंट्री है इन दोनों से। बाकी वो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि इंडिया इनसे पीछे हो सकती है, लेकिन लिबर्टी इंडिकेटर्स में इंडिया सबसे बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों देशों की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी, और इन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में से कॉमन बातें क्या थी तीनों देशों में, ये ध्यान रखनी है। और इन तीनों देशों ने क्या क्या अचीव किया है ये ध्यान रखना है। डिफरेंट क्या था तो कंपैरिजन भी देखना है। एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड का कैंपेन चाइना के अंदर शुरू हुआ था 1958 में। यहाँ पर मैसिव लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की थी चाइना ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने अपने रिफॉर्म्स के अंदर डुअल प्राइस पॉलिसी यूज की थी। यहाँ पर दो प्राइस थे, एक पे गवर्नमेंट बोलती थी लिमिटेड क्वांटिटीज का सेल एंड परचेज गवर्नमेंट रेट पर होगा, फिर दूसरा मार्केट रेट पर होगा। वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर 1979 में आई थी, 2016 में ये खत्म हो गई है, अब टू चाइल्ड पॉलिसी हो गई है। तो वन चाइल्ड पॉलिसी का क्या इंपैक्ट हुआ चाइनीज इकोनॉमी पे वो बताना है। वैसे सेक्स रेशो उससे कम हो गई है क्योंकि एक ही बच्चा होता था, चाइना ने बोल दिया था कि रूल यही है, तो लोग मेल चाइल्ड की प्रेफरेंस में लड़की को अंदर ही पेट में मरवा देते थे, वो गलत था यार, ठीक है। फिर चाइना में 10 साल तक ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन चला, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में काउंटेड है। सेक्टोरल डेवलपमेंट मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कैसे कैसे तीनों कंट्री में डेवलपमेंट हुई है। तो सर्विस सेक्टर इंडिया का मजबूत रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर चाइना का मजबूत रहा है, ठीक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, इसके साथ साथ यार डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स भी करना मत भूलना। तो इतना करना है आपने यहाँ से। ये यूनिट 3 है। अब मैंने आपको बता दिया पेपर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, लगभग आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। मैं आपको अब कुछ प्लानिंग बताऊंगा एग्जाम में जिसके थ्रू आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे, मतलब फुल मार्क्स लाने ही लाने, यानी कुछ छोड़ना नहीं है। पहली बात दोस्तों ये देखना कि आपके पास पेपर में एक केस स्टडी आएगी केस स्टडी आएगी, और वो 6 नंबर की आएगी। 6 नंबर की कैसे आएगी, केस स्टडी देगी, उसमें से 2 क्वेश्चन क्रिएट होंगे और वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएगी। 2 क्वेश्चन दोनों के दोनों 3-3 नंबर के आएंगे। अगर अभी वाला तुम सीबीएसई टर्म 2 वाला सैंपल पेपर देख रहे हो, ठीक है, तो जो सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला है चैप्टर, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, बाहर से उठा के केस स्टडी दे दी। केस स्टडी ये इस तरीके से दे रहे हैं, एक पैराग्राफ है, उसको देख के आंसर्स आपको फ्रेम करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चैप्टर का भी पता होना चाहिए क्योंकि कंटेंट उसमें चैप्टर वाला भी आने वाला है, तो चैप्टर की हल्की सी ग्लिम्स होनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो फाइनल में केस स्टडी आएगी वो इन्वायरमेंट वाले चैप्टर से आ सकती है,
या फिर इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले से आ सकती है। तो इन चैप्टर्स को आप हल्के में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो चैप्टर है वो पूरा करना है अच्छे तरीके से। तो एक मेजर स्मार्ट वर्क है आपका ये कि केस स्टडी के हिसाब से आपने देखना है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। लास्ट के दिन बचे हैं, अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि अपने नोट्स बनाने शुरू करो, क्योंकि नोट्स तो शुरू से बनाने पड़ते हैं। अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है कि आपने करना क्या क्या है। देखो स्टेप्स मैं बताऊंगा। स्टेप नंबर 1, अभी बहुत कम टाइम है, तो स्टेप नंबर 1 में जो हमारी वीडियोस अभी अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर पूरी की पूरी, ठीक है, उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो। तो कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन वीडियोस के अंदर क्वेश्चन और आंसर दोनों करा रखे हैं, प्रैक्टिस आपकी वहीं की वहीं हो रही है, फुल फ्लैश सब कुछ करा रखा है, ठीक है। पहले नंबर पे वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर अब तुम चैप्टर की जीस्ट को जान गए हो, तो उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बताए हैं मैंने, मतलब इस वीडियो में बताया है वो, प्लस एक 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी इकोनॉमिक्स में, दूसरे नंबर पे वो वाली वीडियो आपने देखनी है। ये स्टेप 2 है आपका। अगर आप पहले से ही चैप्टर्स के बारे में जानते हो, आपको पता है चैप्टर्स के बारे में कंटेंट पता है, तो आप डायरेक्ट स्टेप 2 पे आ सकते हो, समझे। स्टेप 2 पे आओ। फिर स्टेप 3, आपको अपना आंसर लिखने का तरीका पता होना चाहिए यार, ठीक है। यानी मैं आपको बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो तो जनरली सोचो इकोनॉमिक्स में उसको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना, आप पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश करो। और जितने नंबर का क्वेश्चन आता है ना यार, उतने पॉइंट लिखने चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कितने पॉइंट में आंसर देना है, तो मान लो लिखा है लिस्ट एनी 4 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपको बता दिया कि 4 रीजन बताने हैं, तो ये तो ईजी है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में लिखता लिस्ट एनी कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप खुद को देखना पड़ता है वहां पर कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन था तो 2 रीजन वहां पर बताते, 1 नंबर का क्वेश्चन था तो 1 रीजन वहां पर बताते, ठीक है। अगर उसने खुद बोला है कि कितने पॉइंट बताने हैं तो ठीक है, और नहीं बोला तो जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने पॉइंट बताओ। और यहाँ पर एक्स्ट्रा सोच के मत चलना यार कि 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 उसने पॉइंट पूछे थे, मैं 4 लिख के आऊंगा। वो स्टार्टिंग के 3 वाले ही चेक करेगा सीबीएसई वाला, चौथे नंबर पे सही लिखा हो चाहे गलत लिखा हो उसको कंसीडर करेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा तेज नहीं चलना है। स्टेप 3 पे आपका स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस का आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और इसके अंदर बताऊं मैं आपको, स्मार्ट आंसर स्किल्स बोलते हैं इसको। कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो पहले हेडिंग यहां पर बनाकर फिर एक्सप्लेनेशन आप यहां से लिख सकते हो, और फिर उसको हेडिंग के नीचे से कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और पॉइंट वाइज आपने आंसर देना है, ध्यान रखना। पैराग्राफ फॉर्म में जितना भी लिखोगे उतना अच्छा नहीं माना जाता, मतलब पूरे मार्क्स मिलने के चांस कम होते हैं एज कंपेयर टू पॉइंट वाइज। तो पॉइंट वाइज आपने लिखना है, क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना है, और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि एक क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट करके आ जाओ। वो फॉर्मूला यहाँ पर सीबीएसई में फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वहां पर जब टीचर आपके आंसर्स को चेक कर रहा होता है तो उसके पास एक शीट होती है, उस शीट के अंदर टीचर टिक करता रहता है कि उसने कौन सा क्वेश्चन चेक कर लिया। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक क्वेश्चन को 2 बार लिख कर आओगे तो उसके दोनों जगह आपको नंबर मिलने वाले हैं। उस शानापंती वाले मेथड को छोड़ देना, ठीक है। तो ये 3 स्टेप आपने जरूर फॉलो करने हैं। और चौथे नंबर पे, मतलब जब ये सब सीख जाओ कि कैसे करना है, तो भाई स्टेप 4 है टर्म 2 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च हो रखा है, इसके सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये पेपर जरूर सॉल्व करके जाना। आपको अपने पेपर का क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि 13 क्वेश्चंस टोटल आएंगे आपके पास, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 13 क्वेश्चन बन जाएंगे। 10 नंबर 2 नंबर के उससे मिल जाएंगे, 15 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे, 15 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन से मिल जाएंगे। टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे। तो एग्जाम के बारे में एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छी कमांड आपकी न्यूमेरिकल पे होनी चाहिए, नेशनल इनकम से भी न्यूमेरिकल आएगा, और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आएगा। ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो एग्जाम के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर बता दी है आपको। तो ऐसे आपने आपको फॉलो कर लोगे यार, पूरे नंबर आ जाएंगे। पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को। फिर भी अगर कोई आपका डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो वहीं उसका आंसर मिलेगा। और अगर मुझे लगा कि आपके डाउट के ऊपर कोई बड़ी वीडियो बनानी चाहिए, छोटी वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसके लिए एक नई वीडियो बनाकर आपके डाउट को सॉल्व कर दूंगा। अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि कोई आपका भाई, मित्र, दोस्त या रिलेटिव इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से जूझ ना जाए, मतलब उसको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो ये चीज़ें जाननी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा,
कि जो आपके मतलब प्रॉब्लम्स रही हैं उनका सोल्यूशन और कैसे करना है। तो यार मुझे लगता है मतलब इसमें जो प्रॉब्लम रह गई हो, आपकी अभी भी बची हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके ऊपर वीडियो बना ही दूंगा अगर मुझे समय लग जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।